नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शिवहर की सांसद रमा देवी के घर में भीषण चोरी, चालक पर लगा आरोप। अहियापुर में व्यवसायी से हुई लूटपाट का सीसीटीवी आया सामने। रेकी करने के बाद अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट लिया कैश। और नाला निर्माण में हुई देरी पर हरिसभा चौक के व्यवसायियों का फूटा गुस्सा, किया सड़क जाम। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी से शिवहर की सांसद रमा देवी के आवास से उनके चालक ने ही 24 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। उसने घर और कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, फिर इसी के सहारे अलमीरा खोलकर 7,50,000 कैश और 16 लाख से अधिक के गहने चोरी कर लिए। इसके अलावा अलमीरा से कीमती स्टोन और कागजात भी उड़ा लिया। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रिज बिहारी लेन स्थित अपने आवास पर डे न्यूज संवाददाता आमिर से बात करते हुए उन्होंने पूरी घटना से अवगत कराया। इसमें हथौड़ी थाना के बेरई का चालक अशोक राय को आरोपी बताया है। उसके साथ हाउस गार्ड राहुल यादव पर भी सांठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल यादव फिलहाल ट्रांसफर करवाकर आईजी के यहाँ ड्यूटी करता है। हालांकि एफआईआर में उन्होंने सिर्फ चालक का नाम दिया है। बताया कि दिल्ली में भी उनके आवास पर उसने ही चोरी की थी, जिसका केस 12 खंबा थाना में 21 दिसंबर को दर्ज कराया गया है। शिवहर की सांसद रमा देवी के घर में भीषण चोरी हुई है। चोरी का आरोप उनके निजी चालक पर लगी है। ज़्यादा जानकारी के लिए रमा देवी खुद मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ घटना है मैम पूरा? ये हमारा जो अशोक राय ड्राइवर है, उसका पिता रामगति राय यही हथौड़ी थाना का है, बेरई गांव है। वो हमारे यहाँ 16-17 साल से रह रहा था और इतना विश्वास जीत लिया था कि हम सपना भी नहीं सोचते थे कि इस कर्म को करेगा। आज के दिन में जब दिल्ली में ये कांड कर दिया, उसके बाद जब हम यहाँ आए तो अलमीरा खोले तो ये देखकर तब उसको पकड़ाने पर हमको पूरा उसी पर है, एक ही आदमी पर, वही हमारा सामान को चोरी किया है, वही हमारा ले गया है। जो आज के दिन में हमको दिल्ली के एसएचओ को हम दिए थे उसको, और पूछताछ किया था कि नहीं किया था, वो रख लिया था। उसके बाद तब फिर हम अपने बिहार में आकर यहाँ पर ब्रह्मपुरा में भी हम केस दर्ज कराए हैं। उसको फ़ोटो भी हम निकलवा के दिए हैं कि कम से कम ऐसे आदमी को जहाँ भी कहीं देखे हमको फ़ोन पर इन्फॉर्म करे, या जो करना होगा सो या थाना प्रभारी करेंगे। इसलिए मैं ब्रह्मपुरा थाना को जानकारी कैसे लगी घर में चोरी हुई है? जब आए हम हाउस करके तब खोले तो चाबी तो हमारे पास था, खोले तो कोई संदेह ही नहीं था। जब वहाँ जो चोरी किया था तो हम अलमीरा खोले तो अलमीरा में कुछ नहीं था। तब हम कहें कि अरे ये तो यहाँ से चोरी करके गया। तब क्या ले गया था? और जो है एफआईआर में दर्ज है, 7 लाख कैश था, सोना था, करीब 15-16 लाख का सोना भी होगा, जो हमारा अपना है। आप बता रहे थे कि काफ़ी वफादार है, आप बहुत पहले से उसे गरीब के नाते रखे थे। जो गरीब था तो 16-17 साल में तो उसका घर द्वार बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, उसका सारा परिस्थिति में, उसका बहन की शादी में कर्जा दिए। उसको जब भी हुआ तो हम पैसा ज़मीन उमीन लेता था तो हमसे लेता था कर्जा। इस तरह करके इतना अपनापन था और इस तरह की बात हम सोच भी नहीं सकते थे जो वो किया है। और उसके छोड़कर दूसरा कोई भी इतना नहीं जानता था जितना कि वो जानता था। इतना नज़दीक था 16-17 साल में कि हम समझ रहे हैं कि उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। जो हम देखे यहाँ पर आने के बाद वहाँ भी वो कांड कर दिया है, तो इसका मतलब वो समझ गया कि हमको कोई कुछ करेगा तो अब हम अपना निकल जाएंगे। क्या किसी गार्ड का भी संलिप्तता है इसमें? हाँ, गार्ड का तो राहुल कुमार यादव है, उससे साठ-गांठ बनाया था। हम देखते थे कि हमेशा वो रूम में घुसकर बैठ जाता था, तो हम कहते थे कि तुम्हारे बैठने के लिए तो ये सब है, काहे भीतर जाते हो।
तो नहीं नहीं ऐसे ही बतियाते हैं। हम कहे ठीक है, लेकिन जब ये 3 दिन के अंदर वो बदली करवा लिया है हमारे यहाँ से राहुल कुमार यादव, तब हम इसको संदेह हुआ है, मालूम हुआ है कि आईजी के यहाँ वो चला गया। तो आईजी साहब से वही मिलकर हम कहने गए थे कि वो गार्ड को बजाबते पूछिए आप कि कैसे कैसे काम हुआ। मैम वो जो उनकी गिरफ्तारी होने के बाद क्या किसी सामान या पैसे का रिकवर हुआ है? कुछ नहीं 50,000 जो था ना उसके बैग में वो रिकवर हुआ। उसके साथ उसको सीजर लिस्ट बना के दिल्ली वाले ने रख लिया, वो भी पैसा वही रखे हुए। तो हमको अभी तो रिकवर नहीं हुआ, अभी उसको तो बढ़िया से कोई पूछा नहीं है। अब दिए हैं, अब थाना प्रभारी अपना पूछेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। शिवहर सांसद रमा देवी को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके निजी चालक और एक गार्ड की मिली भगत से लाखों रुपए कैश और जेवरात की चोरी हुई है। फिलहाल युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुजफ्फरपुर पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी हुई है। इस वक्त हम शिवहर सांसद जो मुजफ्फरपुर बरमपुरा स्थित आवास पर है, यहीं पे मौजूद हैं। इसी घर से यहीं से चोरी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, यही इनका घर है ब्रिज बिहारी गली में, जो कि इनके पति के नाम से गली है। ये इसी इन गली में इनका मकान है, आवास है। इसी मकान से और दिल्ली आवास से कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के शकुंतला सिनेमा के समीप व्यवसायी रोहित से लूटपाट करने वाले लुटेरों की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इसमें 2 अपराधी का हुलिया स्पष्ट दिख रहा है। पुलिस ने फुटेज एक कॉस्मेटिक की दुकान से लिया है। दुकानदार से भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि गुरुवार देर रात 3 युवक दुकान पर आए थे। मास्क दिखाने की बात कही। जब मास्क दिया तो कहने लगे ऐसा मास्क दो जिससे पूरा चेहरा ढक जाए। दुकानदार ने कहा ऐसा तो मास्क नहीं होता है। वहां से तीनों अपराधी दूसरी दुकान पर गए, वहां भी उसी तरह का मास्क मांगा। दुकानदार के इनकार कर देने पर टोपी खरीद लिया। इसके बाद तीनों टोपी पहनकर बाइक से रोहित की दुकान पर पहुंचे। पिस्टल भिड़ाकर 4 लाख रुपए लूटे और वहां से भाग निकले। लुटेरे बाइक से रुपए लूटकर 0 माइल से आगे पहुंचे। देखा कि अहियापुर थाना की पुलिस गश्त लगा रही है। यह देखते ही फौरन बाइक घुमा लिया और दोबारा 0 माइल की तरफ से होते हुए भाग निकले। लुटेरों का फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। लुटेरों की तस्वीर आसपास के सभी थानेदारों को भेज दी गई है ताकि पहचान कराई जा सके। 6 के आसपास में आया, हमको कहा सामान देने के लिए। जब हम काउंटर पे आए, हम बाहर सामान सहित रहे थे। क्या बोल रहा था आगे, कौन सामान मांगा? रजनीगंधा मांगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम जब काउंटर पर आए तो धक्का दे के अंदर करने लगा हमको, तो हाथापाई हम करने लगे। उसके बाद वो दोनों पिस्टल भिड़ा दिया, अंदर ले गया। उसके बाद कहा कैश निकालो ना तो जान से मार देंगे। उसका सारा कैश ले लिया, चल बाइक स्टार्ट करके चला गया। बाइक पर स्टार्ट पहले से था उसका, एक आदमी बैठा हुआ, ये दोनों जाके छड़प के बैठ गया, चला गया। अच्छा, पहचानते थे कौन लोग? चेहरा जो देखते हैं लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है कौन। कै आदमी थे? 3 आदमी से था। कितना कैश था आपके पास? कैश मिलाया हुआ नहीं था। लगभग अंजादा बिक्री रहता है, 2.5-3-4 के आसपास रहा होगा। कितना? 4,000? 4 लाख के आसपास। 4 लाख। किधर भागा लेकर? अहियापुर के तब भागा, लेकिन अहियापुर से बस के आसपास जा करके किला वाला बस जो लगा हुआ है वहाँ पर प्रशासन की गाड़ी पीछे से जा रही थी, तो ओवरटेक करके फिर 0 माइल की तरफ भाग गया। प्रशासन पीछा उछा भी किया? नहीं, प्रशासन की गाड़ी जा रहा था तो वो नंबर प्लेट का गाड़ी था, तो प्रशासन अथी किया तो वो ओवरटेक करके फिर 0 माइल की तरफ भाग गया ना। प्रशासन वगैरह आई थी रात? जी। अच्छा, आप फायरिंग भी किया था? ना, फायरिंग नहीं। सीसीटीवी में क्या देख पा रहे हैं? दोनों का फोटो आ रहा है। फोटो आ रहा है, चेहरा वाला दिख रहा है? हाँ, चेहरा पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। पुलिस कार्रवाई की क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ कार्रवाई नहीं। क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसने डेड बॉडी के साथ ही दरिंदगी की हो? हम आज इस दरिंदे की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। हैवान जीजा की कहानी, उसी की जुबानी। मुजफ्फरपुर के कटरा में नाबालिग साली का रेप के बाद हत्या करने वाले हैवान जीजा को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस रिपोर्ट में आज हम आपको उस दरिंदे का कबूलनामा दिखाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह हैवान खुद कबूल करता है
कि घर में किस तरह अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाकर इसने पहले मासूम नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और जब नाबालिग ने उसकी दरिंदगी का खुलासा कर देने की चेतावनी दी तो पत्थर से सर फोड़कर उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, उसने हैवानियत की इंतहा पार कर दी। नशे की हालत में इस दरिंदे ने उस मासूम के लाश के साथ कई बार रेप किया। इंसानियत के तारीख में ऐसे वाक्य बहुत कम मिलते हैं जब इंसान के शक्ल में कुछ भेड़िए समाज के बीच जिंदा रहते हैं और गाहे बगाहे इंसानियत का ही कत्ल करते हैं। जो गुनाह इस शौकत नाम के शैतान ने किया है उसे हम अपनी जुबान से बता नहीं सकते हैं, इसलिए आप खुद ही सुनिए इसने उस मासूम के साथ उस रात को कितना घिनौना गुनाह किया था। अपनी शालिक की हत्या करने वाला जीजा इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है और वो जेल जा रहा है। कैसे मारा, पूरी बात बताओ। सर उसको लोहरिया से मारे। कैसे, किस लिए मार दिया? सर मेरे साथ भी चीटिंग किया है, मारा मेरे को भी, इसीलिए हम मार दिए उसको भी। मारने के बाद भी तुम उसके साथ रेप किया, इस तरह का बात आ रहा है? सर हाँ, क्या 2 दफे किए। डेड बॉडी के साथ कर दिए रेप? मरने से पहले चिल्लाए उल्लाए नहीं वो? चिल्लाए थे सर। क्यों मार दिया, आखिर में क्या दुश्मनी था? मेरे ऊपर पंचायती बैठाई थी सर। मेरे घरवाली को, मैं घरवाली से बात करना था, उससे उसको तो मेरे से दुश्मनी करने लग गई। लोरी से कहाँ पर मारे थे, किस अलंग पे मारे थे शरीर के? सर पे। सर पे मारे थे जी। पीने में कहीं कहीं लग गया। क्या उसमें नशा वगैरह में थे? पिए हुए तो बहुत नशा में। नशा में थे जी। तो तुमको माया नहीं लगा कि साली है उसको मार रहे हैं? सर नशा में मेरे को पता नहीं चला सर, मारना नहीं चाहते थे उसको। उसको हम बाहर निकले, उसको बस वो चिल्लाने लगे, इसीलिए हम उसको मार बैठे। तुम डेड बॉडी के साथ भी दुष्कर्म किए, गलत किए? सर नशा में नहीं देखे सर। मरने के बाद कोई किसी के साथ दुष्कर्म करता है? नहीं सर। हमारे साथ में एक महिला प्रोबेशनर वर्षा कुमारी भी थी साथ में, प्लस वहाँ की अन्य महिलाएं जो थी वो भी वहाँ उपस्थित जो थी, वो उनके द्वारा बताया गया कि मृतका जो सलवार है वो फटा हुआ है। तो फिर उसका महिला जो प्रोबेशनर है वर्षा कुमारी, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और प्राइमा फेसी में ऐसा महसूस किया गया कि इसके साथ रेप की घटना घटी है। उन्हीं के द्वारा इसका मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी बनाया गया और चिकित्सकों के दल द्वारा जो यहाँ पोस्टमार्टम किया जा रहा था, उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है। कैसे पता चला कि आरोपी यही है, इसका जीजा है सर? ये कैसे पता चला? पूर्व में ये एक बार घर में आया था और कुछ आभूषण चुरा के भाग गया था और कुछ भी सामान नहीं गया था, केवल आभूषण गया था और मोबाइल गया था। मोबाइल सुबह में एक बार रिंग भी हुआ, क्योंकि मृतका का होने वाला पति जो है उसको रिंग किया था और मोबाइल को इसने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद उसका सिम निकाल करके बिठौली में पानी में फेंक दिया और वहाँ से जा करके जब घर ये पहुँचा तो अपना सिम निकाल करके उस मोबाइल में डाल दिया। सर ये बताया जा रहा है कि मरने के बाद में लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। ये तो यही बोल रहा है। अनुरूप कार्रवाई की गई है और कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी है। इसने जो भी स्वीकारोक्ति बयान दी है उसके आधार पे वस्तुओं की बरामदगी है। स्पीडी ट्रायल चला के सजा दिलवाएंगे? क्यों नहीं, बेस्ट केस है इसके लायक। तो सुना आपने हैवान जीजा ने कैसे अपने दरिंदगी को स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने दावा भी किया है इस हैवान को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाएंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक इस दरिंदे को सजा दिला पाती है। डेन न्यूज़ के लिए आमिर हमजा की विशेष रिपोर्ट। जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित हरिसभा चौक के व्यवसायियों का शुक्रवार को आक्रोश फूट गया। सैकड़ों की संख्या में व्यवसायी सड़क पर उतर गए, आगजनी कर सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। स्थानीय व्यवसायी संतोष मिश्रा और रवि रंजन ने बताया कि लगभग 3 सप्ताह से अधिक हो गया नाला निर्माण के लिए नाला को खोद कर छोड़ दिया गया। अब तक कार्य आगे नहीं बढ़ा है। गड्ढा इतना खतरनाक हो चुका है कि हर दिन हादसे होते हैं। गुरुवार रात भी दुकान बंद कर जाने के दौरान एक दुकानदार इस गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया। व्यवसाय पूरी तरह ठप हो चुका है। गड्ढा खोदने के बाद जो मिट्टी निकला उसे सड़क पर रख दिया गया है। इससे पूरे दिन धूल उड़ती रहती है। ग्राहकों ने इधर आना ही छोड़ दिया है। प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान व्यवसायियों को उठाना पड़ रहा है। इस संबंध में निगम प्रशासन से बात की, लेकिन कोई निदान नहीं निकला। अंततः थक हारकर सभी सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। इधर जाम की सूचना मिलने पर मिठनपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच आक्रोशितों को समझाकर शांत करने का प्रयास किया।
लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। निगम अधिकारियों को बुलाने की मांग करते रहे। व्यवसायियों का कहना था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर एक दिन में तोड़ दिया गया, लेकिन नाला निर्माण करने में सप्ताह से अधिक लग गया। हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद भी मौके पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर शांत कर जाम हटवाया। को आप देख लीजिए नाला का हालत यहाँ पर। अगर एक कल एक दुकानदार उसमें शटर गिरा बंद करने की जगह में गिर गया, अब गिर गया, उठा के उसको निकालना पड़ा। इस तरह का हालत है, मतलब ही नहीं है। कोई हो गया, खोद दिया, बात खत्म, आराम में सब कोई बैठा हुआ है। पूरा नगर निगम आराम में है, प्रशासक आराम में है, कलेक्टर को कोई मतलब नहीं है, सबको एंजॉय ले रहे हैं। हम लोग मर रहे हैं बिना मतलब में। और सबसे खासियत के बाद ठोक दिए कि हमको क्या है, ट्रेड लाइसेंस का आज लास्ट डे है, आप दीजिए नहीं तो फाइन के साथ लेंगे। ये क्या तरीका है? कम से कम आके सुनिए तो सही कि क्या दिक्कत है। कम से कम शहर में घूमिए तो सही। जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नगर आयुक्त से, कलेक्टर से, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार कम से कम शहर में घूमिए तो सही कि हो क्या रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बस खाली खोद देना है, चल देना है। देख लीजिए 15 दिन 18 दिन पहले नाला खोद दिए। यहाँ समुंदर में होटल बन रहा है, बड़ा बड़ा पुल बन रहा है। हमारा जिला प्रशासन, नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। एक तो छोटा सा नाला 18 दिन में उसका खन के पानी लगा हुआ है, व्यवसायिक संघ गिर रहा है, दुकानदार गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे? आप ही सोच के देखिए ना। हमारा कोई सुनने के लिए यहाँ पर क्या कार्य योजना है उसका बोर्ड अभी तक नहीं लगा है कि कितना दिन में बनेगा, नहीं बनेगा, क्या इसका राशि है, कितना दूर तक का इसका है, कुछ नहीं हम लोग जान रहे हैं। गड्ढा खन के चला गया ठेकेदार। कस्टमर इस नाले में गिरने के बाद क्या वो बचेंगे? आप स्थिति देख लीजिए उसकी। कल एक व्यवसायी उसमें गिर गया, बहुत मुश्किल से उनको निकालना पड़ा। और आगे क्या होगा, रात को अगर कोई गिरता है तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रशासन क्या जिम्मेदार होगी? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगी उसकी जिम्मेदारी। आप यहाँ से लेकर दीवान रोड के मोड़ तक आप देख सकते हैं कि नाले का क्या पोजीशन है। हर जगह 8 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा खोद के उन्होंने छोड़ दिया, जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है। कहाँ जाएंगे लोग? घर वाले कहाँ से निकलेंगे? 2 साल तो ऐसा ही हमने ज़िंदगी बिता दिया कोरोना काल में। अब मेरी कमाई का जरिया आया, ये सरस्वती पूजा आया तो इन्होंने नाला खनवा दिया तो हम क्या करें भैया? ठीक है, अच्छी बात है, खनवाइए तो स्मार्ट सिटी बनेगी, हम भी खुशी होंगे। लेकिन अब ये हम मेरा सीजन जो आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे? मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। 2 साल तो साए भूखे मरे हैं। मांग है, उस मांग को इन लोगों को बोले हैं कि चलिए अभी नगर निगम की बैठक हो रही है, आपकी जो समस्या है वहाँ करवाएंगे, समस्या का निराकरण करवाएंगे। और ये किसी का व्यक्तिगत समस्या नहीं है, आम लोगों की समस्या है। नवनिर्वाचित मेयर राकेश कुमार पिंटू की अध्यक्षता में उनकी पहली नगर निगम बोर्ड की बैठक शुक्रवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त के अनुपस्थित रहने से पार्षदों में काफी रोष था। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का कहना था कि जिस बोर्ड की बैठक को खुद नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने आहूत की थी, उस बैठक में से उनका अनुपस्थित रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सिटी मैनेजर के द्वारा बैठक की प्रस्तावना पेश की गई। मेयर राकेश कुमार पिंटू, उप मेयर मानमर्दन शुक्ला ने प्रस्तावना की संपुष्टि की 10 बिंदुओं पर आज की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के 5 सड़कों का नाम बदलने की अनुशंसा की गई। इसमें जुरन छपरा से सियागंज टावर चौक तक जाने वाली कंपनी बाग सड़क का नाम बदलकर खुदीराम बोस मार्ग, जुरन छपरा से मारीपुर भगवानपुर चौक तक जाने वाली सड़क का नाम बदलकर प्रफुल्ल चाकी मार्ग, चांदनी चौक धर्मकाटा से MBBL कॉलेज तक जाने वाली सड़क का नाम बदलकर भामाशाह मार्ग करने, अघोरिया बाजार चौक से छाता चौक क्लब रोड का नाम बदलकर अटल पथ रखने सहित आबेदा हाई स्कूल मार्ग को खानकाह मार्ग करने की अनुशंसा की गई। वहीं SCL के अधिकारियों की बोर्ड की बैठक में नहीं आने पर शोकाज किया गया। साथ ही उन्हें खराब पड़े बैम्परों को जल्द से जल्द ठीक करने के साथ ही सभी वार्डों में 20-20 बैम्पर लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही नगर निगम कार्यालय, बहलखाना और अंचल कार्यालय में जब्त किया गया और अनुपयोगी स्क्रैप नीलाम करने की अनुशंसा की गई। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि 11 बिंदुओं पर बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें नगर निगम बोर्ड के द्वारा 10 प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा 14 प्रस्ताव लाए जाने थे, जो उनकी अनुपस्थिति के कारण नहीं लाई जा सकी।
जिसमें विगत की संपुष्टि का अनुपालन था, जो कि अब उपलब्ध नहीं होने के कारण वो अगली बैठक में रखा गया। सड़क का नामाकरण करने का जो बात था वो सभी योजनाएं पास कर दी गई हैं। ESL के प्रगति पर चूंकि नगर आयुक्त आज यहाँ मौजूद नहीं थे, जिसके कारण बहुत सी योजनाएं पर हम लोग चर्चा नहीं कर सके, इसलिए अगली बैठक, ये बैठक आज के डेट में स्थगित की गई है 4 तारीख तक के लिए। 4 तारीख तक, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी भी आज नहीं आए थे, पता नहीं किस कारण से नहीं आए थे, और इस बैठक को 4 तारीख तक स्थगित की गई है। 4 तारीख को पुनः इसी बैठक को इसी सब बिंदु पर बात चर्चा होगी। उसके बाद आज जो बैठक में पास हो गई, उसके अलावा जो बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है उस बिंदु पर 4 तारीख को चर्चा होगी। ऐसे 11 बिंदु पर आज चर्चा हो गई है। बाकी जो नगर आयुक्त महोदय चूंकि नहीं रहने का कारण उनके द्वारा जो प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा नहीं हुई है, वो 4 तारीख को इस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। पार्षदों का एक आरोप बार-बार निकल के सामने आता है कि स्टैंडिंग कमेटी बोर्ड की बैठक में जो पास होते हैं वो नहीं, अब तो जो भी यहाँ पर चर्चा होगी उसका अनुपालन करना ही होगा उनको। नहीं, उसमें यही हुआ है कि हम लोग अधिकारी के साथ नगर इंजीनियर और सिटी मैनेजर के साथ जाएंगे और वहाँ पर स्थल का जांच करेंगे। अगर वहाँ पर ज़रूरत है तो नाला जरूर बनेगा, और नाला चूंकि ऊंचा नहीं हो, रोड कभी भी ऊंचा अगर बन जाता है तो अगल बगल के गली में पानी जमा हो जाती है, जिसके कारण नाला अगर नहीं ऊंचा होगा तो सुचारू रूप से गली मोहल्ले का भी पानी उसमें जाएगा। तो वहाँ पर जा करके या फिर सड़क भी बनेगा, दोनों का अगर जरूरत होगा तो सब बनेगा। आज की बैठक में हमने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर फिर से बैठक बुलाई जाए जिसमें नगर आयुक्त मौजूद रहें, क्योंकि 4.5 साल का काम 6 महीना में करना है। तो इसमें तेज़ी लाने के लिए इसमें कोई गुटबाजी नहीं करना है, कोई विरोध नहीं करना है। सब लोग मिलजुल करके मुजफ्फरपुर शहर का विकास हो, और काम भी शुरू हो गया है। हर मोहल्ले में कोई ना कोई काम चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और भी तेज़ होगा गति, और विवाद खत्म और काम शुरू। जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है, मेयर साहब घूम रहे हैं सब जगह। सुबह में 8 बजे से 10-11 बजे तक घूमते हैं। जहाँ जो छोटी मोटी समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। जिन अधिकारियों को काम करना है वही जब बैठक में मौजूद नहीं रहते तो वो हो सकता है कोई जरूरी काम से चले गए हो, अगले बैठक में वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान यात्रा विपक्ष के निशाने पर शुक्रवार को राजद विधायक इस्राइल मंसूरी ने मुख्यमंत्री के समाज सुधार यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 16 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन है, क्या उनके शासनकाल में बिहार का विकास नहीं हो पाया जो उन्हें यह समाज सुधार अभियान चलाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस अभियान में जिन बातों को उठाया जा रहा है, 17 वर्षों से उनके द्वारा इसे लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम पूर्व से ही चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद क्या समाज में सुधार नहीं आया? शराबबंदी, दहेज उन्मूलन सहित कई बिंदुओं पर कई बातों को लेकर मुख्यमंत्री की यह अभियान बिहार के विभिन्न जिलों में होगी, जिस पर सवाल उठाते हुए राजद विधायक ने कहा कि बड़े लोगों की पार्टियों में खुलेआम शराब चल रहा है और गरीबों को जेल भेजकर सरकार पीठ थपथपा रही है। क्या 16 बरस से राज कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तक क्या उनको लगता है कि समाज सुधार नहीं कर पाए हैं? जो 16 साल के बाद वह समाज सुधारने निकले हैं, एक ऐसा समाज सुधारने निकले हैं जो उन्होंने ही शराबबंदी लागू किया था। शराबबंदी, नशा मुक्त समाज, ये समाज सुधारक में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन आज उनका शराबबंदी नीति फेल हो गया, नशा मुक्त बिहार का मामला फेल हो गया, और बिहार वासियों को इसका दंश झेलना पड़ता है। चाहे वह रेवन्यू के मामले में आज लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। आज जो है सो सारे विभागों में कहीं भी कोई पैसा नहीं है, विकास योजनाएं सारी ठप हो चुकी है, और ये नशा मुक्त और समाज सुधार की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी जगह शराब मुहैया हो रही है। और गरीब जो तारी बेच करके, जो तार का रस बेच करके अपना जीवन यापन करते थे, उन तमाम गरीब लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और जो बड़े लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो अपने पार्टी फंक्शन में शराब पीते नजर आते हैं। हर जगह जाइए तो कहीं ना कहीं जो है सो कि लोग नशा में व्यस्त है, और सब जगह होम डिलीवरी के माध्यम से शराब मिल रहा है, और कहीं कुछ नहीं है। यही उनका समाज सुधार जो चल रहे हैं, कि हर साल निकालते हैं ठंडा के मौसम में। और हमको लगता है कि उनको 16 वर्ष के बाद यह ज्ञान आया है कि अभी हमारा
समाज नहीं सुधरा है। तो आप लोग विपक्ष में हैं, विपक्षी की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसको लेकर अब विपक्ष की क्या रणनीति है? विपक्ष तो हम लोग विपक्ष में हैं, हर जगह घेर रहे हैं। अभी जो पुलिसिया जुल्म हो रहा है सब जगह, जो बहुत सारे नौजवानों को चरस लगा करके, अफीम लगा करके जेल भेजा जा रहा है, सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए कि शराबबंदी में हम इतना गिरफ्तारी किए हैं और बहुत ऐसे जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो शराबबंदी के भेंट चढ़ रहे हैं, बहुत लोगों की प्रतिष्ठा जा रही है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि अगर शराब नीति नशा मुक्त अगर बिहार बनाना चाहते हैं तो पहले अपने अधिकारियों को और बॉर्डर पर ध्यान दे, तब जा करके नशा मुक्त बिहार हो पाएगा। मुजफ्फरपुर में क्रिसमस की तैयारियां घर घर और मसीही आराधनालयों में चल रही हैं। घरों और मसीही आराधनालयों की विशेष साफ सफाई के साथ रंगीन रोशनियों से सजाए गए हैं। क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं। अनुयायी प्रभु यीशु के जन्म का संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं। क्रिसमस को लेकर मसीही आराधनालयों में कार्यक्रमों का आगाज हो गया है। शुक्रवार को गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च का निरीक्षण करने मेयर राकेश कुमार पिंटू, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी पहुंचे। इस चर्च में साफ सफाई से लेकर रंग रोगन तक की लाइटिंग की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मेयर और विधायक ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए चर्च में आने का आमंत्रण किया है। क्रिसमस की तैयारी में हम लोग जो है आज चर्च का जो है फाइनल टच हो जाएगा सफाई का, और जो लक्ष्य था हम लोग का कि 25 दिसंबर से पहले चर्च की सफाई हो जाए, हम लोग निगम के सहयोग से कर चुके हैं। अब कल के डेट में चूना का ब्लीचिंग का छिड़काव होगा। आज अमूमन पूरे अपने वार्ड 38 से लेके चर्च के बीच का जो लाइटिंग का जो खराब है वो भी सब बन जाएगा। माननीय महापौर साहब, विधायक जी भी आए हैं उसे निरीक्षण करने के लिए, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि भाई कम से कम इतना बिजी शेड्यूल में भी चर्च में आके सफाई का निरीक्षण किए हैं। क्या है कि भाई सर्वधर्म में हम लोग का आस्था है और ये भी एक हमारे हिंदुस्तान के समाज का एक पर्व है। हम लोग चाहते हैं कि ये भी स्वच्छ माहौल में पर्व मने, और अग्रिम में सभी ईसाई बंधुओं को 25 दिसंबर नए साल की शुभकामना। इसमें आ जाए इसी क्रम वार्ड 38 में दौरान के भ्रमण हम यहाँ पर आए, देखें यहाँ की साफ़ सफाई की क्या स्थिति है, क्योंकि कल पूजा है यहाँ पे और भव्य पूजा होती है ईसाई धर्म की, तो उस कारण से देखने आए, साफ़ सफाई का जायजा लेने आए हैं। क्रिसमस को लेकर क्या क्रिसमस में हम सभी अपने शहरवासी को यही कहना चाहते हैं कि सभी धर्म और सभी लोग एक होकर के रहें, और बहुत अच्छा पर्व है क्रिसमस। तो खैर इसमें क्या कहना है। और भाई देखिए, चर्च में आए हैं हम लोग इसलिए कि बगल में 38 वार्ड में हम लोग का भ्रमण चल रहा था और क्रिश्चियन लोगों का पर्व है, कल बड़ा दिन है, तो बड़ा दिन एकदम खुशी से मनाए लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, जल जमाव नहीं रहे, कोई परेशानी किसी को नहीं हो, तो सब लोग मिल करके इसको मनाएंगे और इस इलाके को और डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। इनका जो जगह है उसका सदुपयोग हो जाए, लोगों को फ़ायदा हो जाए, लोगों की दिक्कतें दूर हो जाए, तो ये सब काम इन लोगों से सहमति मिलते ही हम लोग इस फील्ड को भी भरवाने का काम करवाएंगे। और हमको लगता है कि जो हमारा इस ईसाई लोगों का पर्व है ये दुनिया भर में होता है। हमको लगता है कोई पर्व दुनिया भर में नहीं होता है, लेकिन इन लोगों का पर्व दुनिया भर में होता है, तो इसलिए हम बधाई देते हैं इन लोगों को। और कल हम लोग स्वयं उपस्थित रह करके इस पर्व को नज़ारा देखेंगे और सब लोगों को खुशियाँ बांटेंगे। क्रिसमस को लेकर हर ओर उमंग और उल्लास का माहौल है। क्रिसमस का बाजार भी सज धज कर तैयार है। रंग बिरंगे क्रिसमस कार्ड्स, सांता क्लॉज ड्रेस, क्रिसमस ट्री, स्टार, टोपियों सहित अन्य उपहार की खरीदारी के लिए दुकानें पूरी तरह तैयार हैं। मोती झील, सेरागंज, लेनिन चौक समेत कई जगहों पर क्रिसमस की खरीदारी लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की मार का असर इस बार बाजारों में साफ दिखाई पड़ रहा है। दुकानदार मायूस होकर दुकानदारी करने में लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना और बढ़ती महंगाई के कारण बाजार में भीड़ नहीं है। साल में क्रिसमस के त्योहार में अच्छी आमदनी की उम्मीद रहती है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना और बढ़ती महंगाई के कारण ग्राहक दुकान पर तो आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ दाम पूछकर चले जा रहे हैं। साल क्रिसमस का बाजार समझिए कि एकदम पूरा डाउन है। जो पर साल हुआ था इस साल डाउन नहीं। लॉकडाउन कारण खातिर हम लोग भी माल उतना नहीं लाए हैं, मार्केट भी नहीं है, चर्च भी बंद है। इस साल भी चर्च नहीं, आपको नहीं खुलेगा। कस्टमर आ रहे हैं, मार्केट में कितना असर आपको लगता है? बहुत असर है कोरोना को लेकर। समझिए 75% पूरा डाउन है, पूरा डाउन 25% ही है।
क्योंकि साल में एक ही बार की बिक्री होती है, तो व्यापार में भी आपको नुकसान होगा। बाद में नुकसान होता है, थोड़ा बहुत ही होता है। कोई बाजार नहीं, हाँ कुछ भी डाउन है, पूरा नहीं देख रहे, मार्केट पूरा सन्नाटा है। हम लोग शनिवार को क्रिसमस है, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सभी चर्चों में इसको लेकर सजावट का काम पूरा हो चुका है। ईसाई समुदाय ने अपने घरों में भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शुक्रवार की देर रात 12 बजते ही लेनिन चौक स्थित संत फ्रांसिस असीसी चर्च और कन्हौली स्थित संत जोसेफ चर्च में मिस्सा पूजा होगी। इसके साथ ही प्रभु यीशु के जन्म को लेकर कई अनुष्ठान होंगे। मिस्सा पूजा खत्म होने के बाद केक काटकर प्रभु के जन्म लेने की खुशियां मनाई जाएंगी। लोग एक दूसरे का क्रिसमस की बधाई देंगे। संत फ्रांसिस असीसी चर्च और संत जोसेफ चर्च में गौशाला का निर्माण हो चुका है। इसमें प्रभु यीशु के जन्म की झांकी को दर्शाया गया है। इन दोनों चर्चों में क्रिसमस पर आम लोगों का प्रवेश बंद रहेगा। कोरोना महामारी को लेकर 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन चर्च में पहुंचने वाली भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए इस दिन आम लोगों के प्रवेश को वर्जित किया गया है। संत फ्रांसिस असीसी चर्च, संत जोसेफ चर्च एवं चक्कर मैदान रोड स्थित चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में सिर्फ चर्च से जुड़े लोगों का ही प्रवेश होगा। जो हर साल जैसे सजावट होती है क्रिसमस के दिन, प्रभु यीशु को गौशाले में रखते हैं, चरनी बनती है, तो चरनी बनी हुई है। 11:30 बजे उनके जन्म का उत्सव मनाया जाएगा, पूजा होगी, धर्म ग्रंथ से पाठ होगा और फिर कल सुबह 8 बजे प्रार्थना विनती होगी। पिछले वर्षों में जैसा क्रिसमस होता था, इस बार कोरोना को लेकर कोरोना नहीं, तो कितना अंतर पड़ेगा? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए कि आपने बाहर देखा भी होगा, गिरजा के भीतर तो जैसे सजावट है वो तो होती है, लेकिन यहाँ भी अभी भी बहुत कमी है। पहले बहुत धूमधाम से बात होती थी, अभी धूमधाम नहीं है। और बाहर तो परिसर में सब तरह से मनाही है। सड़कों के पास, सड़कों पर भीड़ लग जाती थी, मेला सा लगता था, उसकी मनाही है। ये कोरोना की वजह से ये सरकारी हिदायतों को ध्यान में रखकर और संक्रमण जिस गति से बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखकर ये बहुत कम तैयारी की गई है। लोगों से क्या अपील करें? लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन 25 तारीख को बहुत भीड़ होती थी, इस बार भी होगी, लेकिन वो भीतर आ नहीं पाएंगे, दर्शन के लिए भीतर आ नहीं सकेंगे, इसलिए कि भीड़ की भीड़ आएगी, उसको मना कैसे करेंगे। इसीलिए यही तय हुआ कि हम लोग बंद कर देते हैं। आज के दिन का महत्व क्या है? आज के दिन बस अभी तो तैयारी ही चल रही है। 11:30 बजे से जो धार्मिक विधि होती है उसको आरंभ करेंगे और पूरा करेंगे। शुक्रवार को एक प्रयास मंच की ओर से पुरानी गुदरी भलखाना रोड में क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांता क्लॉज ने बच्चों के बीच तोहफे में चॉकलेट और पाठक सामग्री का वितरण किया। सांता के तोहफे पाकर बच्चे काफ़ी खुश थे। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि क्रिसमस आते ही बच्चे के अंदर सांता क्लॉज के प्रति काफ़ी खुशी रहती है कि सांता क्लॉज आएंगे और हम बच्चों के बीच तोहफे देकर जाएंगे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा क्रिसमस पर्व के अवसर पर बच्चों के बीच क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रिसमस त्यौहार आते ही बच्चों के अंदर एक अलग ही खुशी रहती है, खासकर सेंटा क्लॉज के प्रति, कि सेंटा क्लॉज आएंगे और हम बच्चों के लिए उपहार लेके आएंगे। आज इसी को देखते हुए क्रिसमस त्यौहार के पूर्व बच्चों के बीच सेंटा क्लॉज ने पठन सामग्री, कॉपी, पेंसिल, साथ ही चॉकलेट वितरण किए। बच्चे ये सामान पाकर काफ़ी खुश थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को मारीपुर स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को अटल स्मृति पर्व पखवाड़ा के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया। यह कार्यक्रम 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 25 दिसंबर को सुबह में कलमबाग चौक से छाता चौक तक प्रभात फेरी और स्थानीय रेड क्रॉस सभागार में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
वहीं 26 जनवरी को सदर अस्पताल के मरीज के बीच फल एवं मिठाई का वितरण किया जाएगा। 27 दिसंबर को एक निजी स्कूल के सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र की प्रदर्शनी एवं स्कूल के बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 28 दिसंबर को बाबा गरीबनाथ मंदिर ट्रस्ट के प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे का वृक्षारोपण किया जाएगा। अटल जी के ऊपर जो अटल जी ने भारत की गरिमा को बढ़ाने का काम किया और हम लोग कार्यकर्ता हैं इस दल के, और दल के सिवा वो पूरे देश के जनमानस पर उनकी छाप थी। इसलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोग 6 दिन का करके उनकी स्मृति पर पर्व के रूप में मनाने का कार्यक्रम रखा है। और ये 6 दिन का कार्यक्रम है। पहला दिन प्रभात फेरी है, उसके बाद में रक्तदान शिविर है रेड क्रॉस में, फिर उनके ऊपर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया संत कॉमर्स स्कूल में। उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। 29 तारीख को कवि सम्मेलन है और 30 तारीख को लंगट सिंह महाविद्यालय के सभागार में उनके किए हुए कार्यक्रमों पर एक संगोष्ठी रखे गए हैं, जिसमें उद्घाटनकर्ता माननीय रामसूरत राय, मंत्री बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी और यहाँ के क्षेत्रीय प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयं संघ के क्षेत्रीय प्रचारक बिहार झारखंड के प्रभारी मान्यवर राम कुमार जी का उद्बोधन होगा। शुक्रवार को खबरा स्थित एक होटल के सभागार में भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत चुनाव में जीत कर आए भूमियार समाज के नवनिर्वाचित मुखिया, सरपंच, ग्राम सदस्यों सहित जनप्रतिनिधियों को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें कैसे काम करें इसकी जानकारी भी दी गई। फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि भूमियार ब्राह्मण समाज के इस बार के पंचायत चुनाव में सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधि के तौर पर जनता ने समाज के युवकों को चुना है, जिन्हें आज 1 दिवसीय कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें अपने समाज की बेहतरी के लिए कैसे काम करें इसकी जानकारी दी गई। पंचायत समिति में जो लोग भी जीते हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग आज यहाँ आए और उनको सामाजिक फ्रंट, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने उन सबको सम्मानित किया। सम्मानित के साथ हम लोगों ने एक ही संकल्प लिया है कि हम अपनी एकता कायम करेंगे, हम अपने अंदर जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करेंगे और जो हमारा अतीत, जिस गौरवशाली अतीत के हम संतान हैं, उस अतीत गौरव को हम पुनः कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमें अपने को कृषि पर आधारित उद्योग से और सामाजिक एकता बना करके हम आपस में एकजुट होंगे। इस तरह से जो हम लोगों ने जो पहल किया है उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरे बिहार में यह संगठन हर जगह जिला अध्यक्ष बने हैं, हर जगह संगठन का काम चल रहा है, उसका दिशा निर्देश हो रहा है, उसके कार्यालय भी खुले हैं। हम समझते हैं कि हम पूरे बिहार के अंदर जो हमारा अतीत सर गणेश दत्त, स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जो समाज के लिए किया, जो हमारे जिस अतीत पर वो लोग थे, जहाँ पर वो लोग थे, उससे जो हम नीचे आए हैं, हम उनको कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए हम सब तरह से अपने को संगठित करके संकल्प ले करके इसी के लिए आज बैठक बुलाई गई है। शुक्रवार को बिहार विचार मंच के द्वारा शहीद भगवान लाल स्मारक भवन में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के गौरव, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थल को राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की मांग भारत सरकार से की गई। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिंह, मंच के संयोजिका उषा किरण श्रीवास्तव, सह संयोजिका मुन्नी चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। आज बिहार विचार मंच, बिहार चिकित्सा मंच, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में भी विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ कि आज
जो बिहार के सभी समाचार पत्रों में काफ़ी प्रमुखता के तौर पर इस समाचार को प्रकाशित किया गया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो टिप्पणी की गई है कि बिहार के गौरव, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, देश के धरोहर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जन्मस्थली है बिहार के जीरादेई में, उसकी हालत काफ़ी दयनीय है। उसकी दयनीय दुर्दशा को देखते हुए कोर्ट को मजबूरन सरकार का काम कोर्ट कर रही है, जो काम सरकार को करना चाहिए था, और कोर्ट ने जवाब मांगा है बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि ऐसे महान कर्मयोगी, महान विभूति की जन्मस्थली की ऐसी दुर्दशा क्यों है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।